नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो मध्यकालीन इतिहास है। लगातार पढ़ा रहा हूँ मैं। आप पूरा कोर्स सिलेबस पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और वहाँ से पूरा कोर्स आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं वो है इल्तुतमिश के विषय में, है ना। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा दिया है और मध्यकालीन इतिहास चल रहा है इस टॉपिक में, है ना, जैसे दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना या नींव रखने वाला व्यक्ति था, शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में स्थापना करता है और 1206 के बाद 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो अगला शासन आता है वो आता है इल्तुतमिश का, है ना। तो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है 1211 में और 1236 तक शासन करता है, 11 से 36 तक, ठीक है। दूसरा शासक था, एक तरफ इस तरफ देख लीजिए जो बच्चे इस क्लास को देखेंगे आज। पहला शासक कौन था? ऐबक। ऐबक ने नींव रखी तुर्की सल्तनत की, भारत में तुर्की सल्तनत की, ठीक है। कब नींव रखी? 1200, सेकंड पॉइंट पे जाएंगे तो 1206 में। 1206 से 1210 में उसकी 4 साल के बाद मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऐबक की मृत्यु के बाद जो अगला व्यक्ति उत्तराधिकारी आता है वो कौन आता है? आराम शाह। एक अयोग्य व्यक्ति था, ठीक है। कुछ महीने तक, 8 महीने तक इसने शासन किया। कितने? 8 महीने तक। लेकिन आराम शाह के बाद जो उत्तराधिकारी बनता है दिल्ली का, उसका नाम रहता है भाई साहब इल्तुतमिश। अगला उत्तराधिकारी रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्रम चलता है। तो इल्तुतमिश के विषय में हम पढ़ेंगे 1211 से 1236। 1211 से 1236, ठीक है, ये शासनकाल रहता है। तो देखते हैं इल्तुतमिश के विषय के बारे में, है ना। तो पॉइंट नोट करते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे, काफी महत्वपूर्ण है। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे, है ना। तो देखिए इल्तुतमिश के विषय में तो पॉइंट लिखेंगे, ऐबक का उत्तराधिकारी, एक तरीके से यहीं से शुरू करते हैं। ऐबक का उत्तराधिकारी के रूप में इल्तुतमिश, ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, नोट करते चलेंगे। अब देखिए सेकंड पॉइंट में इल्तुतमिश के शासनकाल को 3 तरीकों से हम पढ़ सकते हैं इसमें समझने के लिए बहुत अच्छे से। तो इल्तुतमिश का शासनकाल 36 तक रहा। तो देखिए आप इस तरीके से एरो बना के इसे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे बहुत अच्छे से, है ना, समझ में भी आपके आएगा। तो इल्तुतमिश के शासन 1210 के समय काल को देखेंगे तो विरोधियों का दमन किया सबसे पहले। 1210 और जो 11 की वर्ष पढ़ते हैं इसमें क्या हुआ? विरोधियों का दमन। जो विरोधी व्यक्ति थे इसके, उनको समाप्त किया। विरोधी शासकों का क्या किया? दमन किया या उनको समाप्त किया। भाई जैसी गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश 1211-10 में, तो समस्या किससे आई? विरोधी लोगों से। विरोधी लोग परेशान कर रहे थे। तो सबसे पहले ये 1-2 सालों का जो प्रारंभ का शासनकाल जाना जाता है वो विरोधी शासकों के दमन के लिए जाना जाता है। सबसे पहले उनसे लड़ा और उनका समाप्त कर दिया या पतन किया उनको, ठीक है। दूसरा अगर पढ़ते हैं हम 1221 से 1229, दूसरा टर्म रहता है। शासनकाल में ही पढ़ा रहा हूं मैं। 1221 से 1229 में क्या रहता है? मंगोलों से दिल्ली का बचाव, है ना। मंगोल आक्रमणकारी आते हैं इस समय में। अब तीसरा जो टर्म रहता है इनके शासनकाल को 3 कैटेगरी के तरीके से हम पढ़ सकते हैं। अंतिम जो रहता है 1229 से 36 तक, शासनकाल को 3 तरीके से बांट दिया। ये तीसरा जो रहता है इनका टर्म, वो रहता है सत्ता में जो दिल्ली की सत्ता थी उसमें
तुर्कों को स्थापित करना, एक तरीके से, है ना, स्थापित करना, ऐसे समझ लो सरल भाषा में आप, है ना। ये पूरा डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ। वनडे एग्जाम तो आप आराम से, पुलिस का हो या किसी भी वनडे एग्जाम का हो, तो आसानी से कर देंगे आप यहाँ से आंसर, ठीक है। लेकिन ये डिटेल में मैं बता रहा हूँ। तो देखो, शासनकाल 11 से 36 तक है, लेकिन इतिहासकारों ने क्या किया कि भाई पहले 2 वर्षों तक क्या किया कि जो विरोधी लोग परेशान कर रहे थे उनका खात्मा किया इसने, इल्तुतमिश ने, दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद। फिर दूसरा स्टेप लेते हैं 1221 से 29, 7-8 साल के विषय में मंगोलों के आक्रमण से बचाव किया दिल्ली का। बाहरी लोग थे मंगोल, उस समय आक्रमण में आए थे, बताऊंगा क्या कारण था। तीसरे स्टेप में 1229 से लास्ट में कहाँ पहुंचे हम, 36 में, तो 7 में तुर्की राज्य की स्थापना का, या एक तुर्खाने चैलगनी करके इसने एक समूह बनाया था, उसकी स्थापना का श्रेय जाता है तीसरे पार्ट में, है ना। तो 3 तरीके से इल्तुतमिश के शासनकाल को हम देखते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना आप। अब देखिए अगला पॉइंट नोट करते हैं। पहले अगला पॉइंट लिखेंगे इल्तुतमिश, नोट करते चलेंगे भाई साहब। शमसी वंश का व्यक्ति था, इसका खुद का वंश कौन सा था, शमसी वंश का शासक था। कौन सी वंश का शासक था, शमसी वंश का शासक था, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप नोट करते चलेंगे यहां से, शमसी वंश के बाद लिखने लगा, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने ईश्वर की भूमि, ऐसा मानता था, ये जो भूमि है वो किसकी है, ईश्वर की है ना। ईश्वरीय भूमि का रक्षक, ईश्वरीय भूमि का रक्षक किसे कहा गया, इल्तुतमिश को कहा गया, ऐसा इतिहासकारों ने लगा है, ईश्वरीय भूमि का, ठीक है, ईश्वरीय भूमि का रक्षक। मतलब इल्तुतमिश क्या कर रहा है, बचाव कर रहा है अपनी जनता का, अपनी प्रजा का, एक तरीके से ईश्वरीय भूमि जहां पर प्रजा उसकी रह रही है दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इल्तुतमिश को एक दास के रूप में, अगर स्टार्टिंग करें तो ऐसे पढ़ सकते हैं, दास मतलब गुलाम, एक दास या गुलाम के रूप में, गुलाम के रूप में ऐबक ने गौरी की अनुमति से खरीदा था। गौरी की अनुमति से, भैया बाजार लगते थे गुलामों के पहले, तो वहां से ये खरीदा था ऐबक ने, गौरी की अनुमति से खरीदा था, ठीक है। तो इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था, है ना। ये एक दास था, बाजार लगता था पहले गुलामों का। पहले क्या होता था, अफगानिस्तान में जहाँ भी ये लोग जन्म लेते हैं तो गुलाम रखते थे अपने अपने दरबारों में, तो क्या होता था, इनकी खरीद फरोख्त होती थी। तो गुलामों को, दासों को बहुत बड़ा बाजार या मेला जैसा लगता था और वहाँ पर खरीद फरोख्त होती थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुजरात के अभियान से लौट के वापस अफगानिस्तान के क्षेत्रों में जा रहा था, तो वहाँ पर गुलामों का एक व्यापार वो लग रहा था, मेला लग रहा था। तो वहीं पर मोहम्मद गौरी से उसने अनुमति ली, और इसे एक प्रतिभाशाली या योग्य कह सकते हो, या वीर व्यक्ति को, जो कि एक गुलाम था, इल्तुतमिश, इससे खरीदने की अनुमति ली मोहम्मद गौरी से। चूंकि ऐबक किसका गुलाम था, गौरी की सेना में रहता था, गौरी के कार्यों को देखता था, मोहम्मद गौरी के कार्यों को। तो गौरी ने अनुमति दी, तो ऐबक ने इसे खरीद लिया, और खरीद करके मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल किया। जब ऐबक आया था तराइन की लड़ाई में, तो उससे पहले की जो लड़ाई थी उनमें इल्तुतमिश भी शामिल था, और बहुत बहादुरी से, गजनवी की लड़ाई हो, चाहे मुल्तान की हो, चाहे सिंध की में, उसने अपना बहुत बेहतरी से युद्ध कौशल दिखाया गौरी को। तो गौरी बहुत प्रभावित हुआ तो अपने सेना में उसे रख लिया परमानेंट, मोहम्मद गौरी ने। तो ऐसे हिस्ट्री स्टार्ट होती है, स्टोरी इल्तुतमिश की, है ना। तो एक दास के रूप में इसे खरीदा था, किसने खरीदा, ऐबक ने, गौरी की अनुमति से, ठीक है। यहां से शुरू होता है। अब देखिए आगे लिखिए, आगे बात करते हैं। इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा से सुल्तान आजम
बगदाद के खलीफा से सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला, ये नोट कर लेना, धारण करने वाला एकमात्र सुल्तान है। एकमात्र सुल्तान, ये उपाधि इसने बगदाद के खलीफा से ली थी, धारण की थी। ठीक है, उपाधि का नाम नोट कर लेना, सुल्तान आजम। कहाँ से? बगदाद के खलीफा से। ये इंपॉर्टेंट बात है जो पूछी जाती रहती है। ठीक है, इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से भाई साहब कौन सी उपाधि धारण करी? सुल्तान आजम नामक उपाधि को धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र पहला सुल्तान बन गया। ठीक है, और ये पॉइंट आप समझिए, ईश्वरी भूमि का रक्षक इसको कहा गया। शमसी वंश का व्यक्ति था ये इल्तुतमिश, है ना। अब देखिए आगे इस तरफ चलते हैं, बात करते हैं। हटा देता हूं वैसे, ऐबक ने भी इसे एकता प्रदान की थी, बरन अथवा बुलंदशहर की, है ना। इसे भी हटा देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा। शासनकाल 3 श्रेणियों में बांट दिया, 3 चरणों में बांट दिया शासनकाल इल्तुतमिश का। एक पॉइंट और लिख लो इल्तुतमिश में चलने से पहले, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को, चूंकि काफी वफादार और योग्य और युद्ध कौशल में निपुणता थी इसको, इल्तुतमिश को बरन लिख लेना, बरन का वर्तमान नाम है बुलंदशहर, बुलंदशहर की एकता प्रदान की थी, एकता प्रदान की थी। ठीक है, एकता होता था भूमि, भूमि का एक हिस्सा, अरबी भाषा में इसका मतलब भूमि होता है एकता नामक शब्द का। ठीक है, तो बरन मतलब बुलंदशहर, है ना। तो बरन लिख लेना, प्राचीन नाम था, नया नाम क्या है? बुलंदशहर। ऐबक ने इल्तुतमिश को एकता प्रदान किया था, कहाँ का? बरन का, खुश होकर के, क्योंकि सेना में बहुत बहादुरी से काम कर रहा था मोहम्मद गौरी की सेना में ऐबक के साथ मिल करके। तो बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर है इस समय, यहाँ की एकता मतलब जागीर दे दी थी, जमीन दे दी थी कि यहाँ पे आप करिए, अपना आजीविका चलाइए और अपने जो भी जनता है उसके ऊपर शासन करिए, है ना। पहले एकता देते थे, एकता का मतलब भूमि का हिस्सा, एक जमीन का टुकड़ा एक, है ना, आजीविका चलाने के लिए, रोजगार चलाने के लिए अपना, है ना। तो ये होती थी स्थिति, तो ऐबक ने दी थी। अगले पॉइंट पे लिखेंगे यहाँ इसके बाद, अमीर उल उमरा की उपाधि से गौरी ने सम्मानित किया था। मोहम्मद गौरी ने इनके युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर अमीर उल उमरा, अंडरलाइन कर लेना, नामक उपाधि से इल्तुतमिश को सम्मानित किया था। ठीक है, जी मोहम्मद गौरी ने सम्मानित किया इल्तुतमिश को अमीर उल उमरा नामक उपाधि से, है ना। चलो बहुत शानदार काम किया गौरी के शुरुआत के अभियानों में, चाहे सिंध का हो, चाहे मुल्तान का हो, चाहे गजनबी का हो, इल्तुतमिश ने, है ना। इस वजह से इल्तुतमिश को ये उपाधि दी गई। ठीक है जी, नोट करते रहेंगे, क्लास को रिपीट कर लेंगे और रिपीट करके देख लेंगे और नोट करते रहेंगे शानदार तरीके से। इधर से मैं हटा देता हूँ, जो नोट कर लिया होगा आपने, और नहीं नोट कर पाए तो क्लास को रिपीट किया करो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर किया करो क्लास को। ठीक है जी, तो आगे अगला पॉइंट लिखेंगे यहीं पर, ऐबक ने अपने शासनकाल में ऐबक ने अपने शासनकाल में क्या किया भाई साहब? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ऐबक ने अपने शासनकाल में इल्तुतमिश को क्या किया? बदायूं का, नोट कर लेना, छाप लेना इसे, तो बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था, सूबेदार नियुक्त किया था। कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? बदायूं का। ठीक है, छाप लेना इसे। मतलब जब ऐबक दिल्ली में शासन कर रहा था 6 से 10 तक, तब तक इल्तुतमिश कहाँ का व्यक्ति, कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का था इल्तुतमिश। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट। इसके अलावा अब देखिए अगला पॉइंट की बात करते हैं, राजधानी याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ राजधानी है। देखिए इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी क्या बनाई? इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से बदलकर क्या बना दी? दिल्ली बनाई थी।
दिल्ली स्थापित की थी। ठीक है जी, लाहौर से बदलकर कौन सी राजधानी बनाई? दिल्ली स्थापित की थी। ठीक है, दिल्ली स्थापित की। दिल्ली इंपॉर्टेंट पार्ट, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक इल्तुतमिश था। ठीक है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक इल्तुतमिश, इस बात को नोट कर लेना। और एक और बात आती है, वास्तविक दिल्ली का संस्थापक, वास्तविक दिल्ली का संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, ना कि ऐबक को, है ना। ये पॉइंट भी नोट करेंगे, नोट करेंगे। वास्तविक दिल्ली का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो शासक को कहा जाता है, सुल्तान को कहा जाता है, वास्तविक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है भाई साहब, इल्तुतमिश को कहा जाता है। वास्तविक रूप से दिल्ली में जो सल्तनत की स्थापना करी वो किसने करी? इल्तुतमिश ने। इसे अंडरलाइन कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश जैसी गद्दी पर 1210 और 11 में बैठा था, तो सबसे पहले दिक्कत क्या आई? अपने पड़ोसी राज्यों वालों से, क्योंकि उनकी भी लालसा थी दिल्ली को प्राप्त करना। अब दिल्ली को मोहम्मद गौरी ऐबक को दे करके गया, और ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश उसका दामाद भी था, है ना, ऐसा कहा जाता है। पुत्री की शादी ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ करी? इल्तुतमिश के साथ करी। तो दामाद भी था और उत्तराधिकारी के रूप में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बना था उत्तराधिकारी आराम शाह के बाद, है ना। तो जैसे ही गद्दी पर बैठा तो आसपास के लोगों ने विद्रोह कर दिया कि भाई दिल्ली हमें चाहिए। ठीक है, तो उसमें कौन थे? वही थे जो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे उस समय के ऐबक के साथ के। एक यलदौज था, एक कोबाचा था। इन्होंने बड़ा समस्या खड़ी कर दी इल्तुतमिश के लिए। तो सबसे पहले इनसे ही लड़ाई लड़ी। पहला जो समय काल 2-4-5 साल का बीता 1210 के बाद, वो इनसे ही लड़ता रहा इल्तुतमिश के। पहले इनको ठिकाने लगाए, तब दिल्ली को चलाएंगे हम, है ना। तो पहला विद्रोह का रहा, पहला टर्म, पहला समय, पहला कालखंड किसका रहा? फर्स्ट स्टेप विद्रोह का रहा इनका। तो उसी को मैंने शुरू में बताया था आपको। तो लिखेंगे यहाँ 1215 एवं 16 में तरायन की लड़ाई में, तरायन की लड़ाई आपने पढ़ी होंगी, लेकिन जो एक और नई लड़ाई हम आपको बता रहे हैं जो इतिहास में। तरायन की लड़ाई में इल्तुतमिश ने किसे हरा दिया? यलदौज था यहाँ पे, यस, यलदौज, जो कि मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था, दास था या सेनापति था। यलदौज को हराया और बदायूं ले जाकर क्या कर दिया? यलदौज का वध कर दिया, हत्या कर दी, वध कर दिया, है ना। तो सबसे पहले तो इनसे ही दिक्कत आई इल्तुतमिश को भाई। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले किन्हें ठिकाने लगाया भाई? इनको ही देखते हैं। तो 1215-16 में तराइन की ये लड़ाई हो रही थी, तराइन के मैदान में। इसमें इल्तुतमिश लड़ा और कौन था? ये यलदौज। इन दोनों में टकराव हुआ तो इल्तुतमिश ने यलदौज को हराया और बदायूं ले गया यहाँ से पकड़ के, और वहां इसकी हत्या कर दी। तो ये समाप्त हो गया पहला यहाँ से। ठीक है, ये भी समस्या उत्पन्न कर रहा था इल्तुतमिश के शासनकाल के लिए। अब नंबर किसका आता है? कोबाचा का। कोबाचा भी लगातार परेशान कर रहा था, है ना। ये भी कौन था? मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। इसे मैं हटा देता हूं। तो कोबाचा को भी इल्तुतमिश ने अपने शासन को सही अच्छे से चलाने के लिए उसे भी ठिकाने लगा दिया कि भाई ये नहीं मानेंगे तो इनसे भी युद्ध करना पड़ेगा। तो क्या नाम था इसका? कोबाचा। सिंध और मुल्तान पर शासन करता था, है ना। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, इल्तुतमिश ने सिंध और मुल्तान पर शासन करने वाले कौन करता था? व्यक्ति कोबाचा पर लाहौर में आक्रमण किया। लाहौर चूंकि राजधानी हुआ करती थी उस समय की उनकी, पर आक्रमण किया। मेन सेंटर पॉइंट लाहौर था, आक्रमण किया था। ठीक है, इसी आक्रमण की वजह से क्या हुआ? कोबाचा छोड़ करके यहां से भाग गया। ठीक है, युद्ध स्थल छोड़ करके भाग गया। ये सिंध पर शासन करता था और मुल्तान पर। लाहौर पे इल्तुतमिश फिर आक्रमण करने गया, कोबाचा यहीं रहता था उन दोनों। तो जैसे इल्तुतमिश की सेना का पता लगा और आक्रमण हुआ तो ये छोड़ के भाग गया।
ठीक है, दुबकता फिरता रहा, भागता रहा, इल्तुतमिश इसका पीछा करता रहा लगातार उस इलाके में, उत्तर पश्चिम भारत वाले इलाके में। अंततः इसने संधि की बात करी इल्तुतमिश से कि साहब संधि कर लो। संधि की इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया प्रस्ताव कि कोई संधि नहीं होगी, अब युद्ध होगा। तो अंततः इसने खतरे को देखते हुए सिंधु नदी में डूब करके आत्महत्या कर ली। तो पॉइंट लिखेंगे, डर के मारे आत्महत्या कर ली साहब इसने। कुबाचा ने अंततः भाग गया, घबरा गया, सिंधु नदी में डूबकर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। थी। ठीक है, तो यहां पे कौन खत्म हो गया? कुबाचा का। तो सबसे पहले जो खतरा था सबसे ज्यादा किसे खतरा था? इल्तुतमिश को जो खतरा था उन खतरे वाले व्यक्तियों को हटा दिया। तो कुबाचा का भी अंत हो गया, सिंधु नदी में इसने खुद को डुबा लिया और आत्महत्या कर लिया, है ना। आप जानते हैं सिंधु नदी हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। अब ये समाप्त होते हैं। अब वो शासन कर रहा है बहुत अच्छे से और बहुत सारे निर्माण कार्य कराता है। अब निर्माण कार्यों की बात करते हैं। ठीक है, अब एक समय पे क्या होता है, इसी समय जब ये 1221-22 की बात बता रहा हूं मैं आपको, इस लड़ाई में कुबाचा का जब पीछा इल्तुतमिश कर रहा था, 1221-22 की बात है। तो इसी समय क्या हुआ कि ईरान में एक व्यक्ति वहां शासन करता था, ईरान का एक शासक था। तो उसका पीछा करता करता हुआ एक मंगोल शासक भारत की सीमा तक आ गया। इसका नाम था चंगेज खान, तैमचिन के नाम से जाना जाता था। भारी भरकम सेना के साथ आया ये। जलालुद्दीन मांगवर्नी नाम का एक व्यक्ति था, ईरान के शासक का एक पुत्र। ठीक है, तो इसका पीछा करता हुआ मध्य एशिया से होता हुआ, गोबी मरुस्थल से होता हुआ, जो कि मंगोलिया में पड़ता है, भारत तक आ गया। रौनता हुआ पूरे इलाके को, चूंकि बहुत ताकत थी चंगेज खान की उस इलाके में, उस क्षेत्र में, उन देशों में उस समय, है ना। 1221-22 की बात बता रहा हूं। तो जैसे ही जहां आया, और यहाँ इल्तुतमिश किस में लगा हुआ था? इस अभियान में लग रहा था, कुबाचा को लड़ाने के लिए, हारने के लिए। इससे ये भागता फिर रहा था, इल्तुतमिश इसका पीछा कर रहा था। तो इल्तुतमिश ने देखा कि मैं इसका पीछा कर रहा हूं, जहां इसे हरा रहा हूं, और उधर से एक बहुत ताकत के साथ एक व्यक्ति भारत में प्रवेश कर रहा है। तो उसका मैसेज आया इल्तुतमिश के लिए, संदेश आया किसका? चंगेज खान का, जो मंगोल आक्रमणकारी था, कि आप जलालुद्दीन मांगवर्नी, जो कि ईरान के शासक का पुत्र था, इसको अपने यहाँ शरण नहीं देंगे बिल्कुल भी, और इससे आप बचे रहेंगे। तो इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी से काम लिया, शांत रहा और स्थितियों को देखते रहा बिल्कुल, और यहां भी शांत हो गया था। ठीक है, तो उसने शरण दी नहीं, अपने राज्य को बचा लिया मंगोल आक्रमणकारियों से। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ नहीं हुआ, यह अलग घटना है, अलग विषय है। लेकिन मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान आया था उत्तर पश्चिम की सीमा तक, जो कि सिंधु नदी को हम पढ़ते हैं, जो कि सीमा निर्धारित करती है पाकिस्तान और भारत के मध्य में। उस नदी तक आया और वापस लौट गया वहां से। चूंकि इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी से, बड़ी कूटनीति से कार्य किया था दिल्ली में रहते हुए। ठीक है, एक शासक के तौर पर, कि किस तरीके से मुझे सुरक्षा करनी है अपने राज्य की। तो इसीलिए यहां से एक प्रश्न आता है। तो देखेंगे 1221 में ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी जे नाम अंडरलाइन कर लेना, पूछा ही जाता है, चंगेज खान। कौन था मंगोल आक्रमणकारी? चंगेज खान। और वैसे नाम था इसका तैमूचिन, उर्फ में क्या लगाता था? तैमूचिन। ठीक है, चंगेज खान और तैमूचिन मध्य एशिया लिख लेना, ज्योग्राफी के हिसाब से आपको मैं बता दूंगा। मध्य एशिया के घास के मैदानों को पार करता हुआ, मध्य एशिया और गोबी मरुस्थल को पार करता हुआ भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक आ गया। ठीक है, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक आ गया भाई साहब। कौन आ गया? चंगेज खान। यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, तो गोबी मरुस्थल आपको ये पॉइंट पढ़ लेना है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? मंगोलिया में। वैसे कायदा से ये काम आ जाएगा आपका, भूगोल में आता रहता है। मंगोलिया नामक देश में स्थित है और ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? ठंडा, ये लिख लेना, ठंडा मरुस्थल है, ठंडी क्लाइमेट है यहाँ की, बहुत फेमस मरुस्थल है।
और सबसे बड़ा भी है। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। ये 3 खासियत लिख लेना, सबसे बड़ा मरुस्थल है एशिया महाद्वीप का। ठीक है जी। तो इस इलाके को, इन क्षेत्रों को ये पार करता हुआ भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा सिंधु नदी तक आ गया। ब्रैकेट में लिख लेना सिंधु नदी तक। किसका पीछा? वहां के एक शासक का कर रहा था, वो कोई खास बात नहीं है, आपको नहीं लिखना है ना। तो अगला पॉइंट ये पूछा जाता है 1221 में मंगोल आक्रमणकारी कहां देखे गए भारत में? मंगोल आक्रमणकारी सिंधु नदी के तट तक, सिंधु नदी के किनारे देखे गए, नदी के किनारे देखे गए थे। आप इतना लिखना। और यहीं से वापस लौट गया था, है ना। एक पूरी की पूरी भारी भरकम सेना आई। जैसा कि मैंने बताया, इल्तुतमिश ने बहुत समझदारी से काम लिया, तो ये यहीं से सिंधु नदी के पास से वापस लौट गए। कब की घटना है? 1221 की। वो जलालुद्दीन मांगवर्णी एक व्यक्ति शासक था, ईरान के शासक का पुत्र था। एक शासक कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया, जो मुख्य शासक था उसका पुत्र इधर आ गया भारत की तरफ, तो इसके पुत्र का पीछा करता हुआ इधर आ गया था वो। ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश ने उसे प्रवेश नहीं दिया, अनुमति नहीं दी भारत में प्रवेश की, तो वो वहीं से वापस चला गया। उस जलालुद्दीन मांगवर्णी को नहीं दिया था, है ना। अगर वो आ जाता तो वो भी आता पीछे, तो समस्या खड़ी होती इल्तुतमिश के लिए। और इल्तुतमिश यहाँ लग रहा था लड़ाइयों में, कोबाचा को मारने के चक्कर में, चूंकि कोबाचा इसे शासन नहीं करने दे रहा था इस तरफ, है ना। तो ये स्थिति थी यहाँ पे। अब देखिए आगे बात करेंगे अगले पॉइंटों की। इसे मैं हटा देता हूँ, नोट करते रहना अच्छे से, आराम से, सब सारी कहानी आपके समझ में आएगी। इसे मैं हटा देता हूँ इस साइड से। अब देखो शासनकाल पता ही है, 36 तक शासन कर रहा है ये। अब फटाफट इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को लिखते जाएंगे, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अच्छे से। डिटेल से मैंने ये आपको पढ़ा दिया है। तो देखिए, सुधार किया गया कि इल्तुतमिश ने। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगनी प्रशासनिक सुधार किए। तुर्काने चहलगनी, इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगनी की स्थापना की। स्थापना की, गठन किया, गठन लिखो, गठन किया। काय का गठन किया? तुर्काने चहलगनी का गठन किया था इल्तुतमिश ने। नंबर 1 बात। दूसरा पूछ लेता है पेपरों में, अमीर तुर्कों का, ब्रैकेट में लिख लेना गुलाम, अमीर तुर्कों का गुलामों का यह संगठन था। अमीर तुर्की गुलामों का क्या था? ये संगठन था। कौन सा संगठन था? ये वाला जो मैंने लिखा है, तुर्काने चहलगनी। ठीक है। अब क्या था इस संगठन में? कितने व्यक्ति रहते थे? ये लिख लेना, 40 सरदारों का, 40 सरदारों का संगठन था ये भी लिख लेना ब्रैकेट में ना। सरदार भी बोलते थे, 40 सरदारों का। ये क्यों बनाया इल्तुतमिश ने? ये बनाया, इसमें शक्तिशाली गुलामों को शामिल किया विरोधियों से लड़ने के लिए। एक तरीके से सेना का गठन किया, आप ऐसे पढ़ सकते हो इसे, है ना। तुर्काने चहलगनी, 40 सरदारों का संगठन। ठीक है। अब अगला पॉइंट, दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने क्या व्यवस्था चलाई? एकता नामक व्यवस्था शुरू करी थी। एकता नामक व्यवस्था शुरू की थी। कौन सी व्यवस्था को शुरू किया था? एकता नामक व्यवस्था को शुरू किया था। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना। एकता नामक व्यवस्था को शुरू किया था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एकता का मतलब अरबी भाषा में भूमि होता है, इसे लिख लेंगे। एकता का अर्थ क्या होता है? एकता मतलब, एकता का अर्थ अरबी भाषा में भूमि होता है। ठीक है, तो भूमि के टुकड़ों को या जमीन के हिस्सों को देने की एक व्यवस्था शुरू करी इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं यहां से भाई साहब, मरुस्थल वरुस्थल और जो पूरी मध्य एशिया वाली रामायण को। आगे देखिए अब क्या रहता है। देखिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था
पहला सुल्तान जिसने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए थे। ऐसे लिख लेना, नोट कर लेना है ना। चांदी का टका अंडरलाइन करना और तांबे का जीतल, ये सिक्के चलाए थे। पहला शासक था ये दिल्ली का, इससे पहले किसी ने नहीं चलाए थे, है ना। पहला शासक था, इसने ये चलाए थे, करेंसी चलाई थी कहने का मतलब, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। अब देखिए 1231 और 32 ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे 1231-32 में इल्तुतमिश ने क्या किया, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करा दिया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करा दिया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करा दिया, ठीक है जी। किसने पूरा करा दिया, इल्तुतमिश ने पूरा कराया, इस बात को ध्यान रखना। और इसकी नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई नींव, और पूरा निर्माण इसने कराया। तो पूरा निर्माण कराने के साथ साथ क्या किया, इस पर नाम और लिखवा दिए, किस किस के नाम लिखवाए, ये लिख लो आप। ऐबक का और गौरी का नाम अंकित कराया कुतुब मीनार पर। किस किस का ब्रैकेट में लिख लेना, ऐबक का नाम और मोहम्मद गौरी का नाम अंकित कराया। कहाँ पे, कुतुब मीनार पे, ठीक है। चौके भाई इल्तुतमिश तो इन्हीं की देन था, भारत में इन्हीं के साथ आया था, गुलाम था, इन्हीं की सेना में रहता था, तो इनके नाम लिखवा दिए कुतुब मीनार पे। अब कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। कितने मंजिला, 5 मंजिला बनी, एक बार तो लिख लेना। कुतुब मीनार, ये प्रश्न भी पूछा गया कई बार, कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला मीनार है। कितनी मंजिला है, 5 मंजिला, जो सबसे ऊंची मीनार है भारत की। मीनारों में अगर बात करेंगे तो 5 मंजिला, 5 फ्लोर इसके, ठीक है, कुतुब मीनार के। और दिल्ली के कहां पे स्थित है भाई साहब, दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर। दिल्ली में मेहरौली है, वहां पर ये कुतुब मीनार स्थित है। आप चाहें तो मेहरौली जाइए दिल्ली में और देख करके आइए। मेहरौली में एक अशोक स्तंभ भी स्थित है, जिसे लौह स्तंभ के नाम से जाना जाता है, लौह स्तंभ अक्सर करके उसे कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूरा निर्माण करा दिया। अब पूरा निर्माण कराने के बाद आगे जोधपुर में एक दरवाजा बनवाया इन्होंने अतारकिन का, उसे भी इधर लिख देते हैं हम। जोधपुर में एक दरवाजा बनवाया, और मदरसा बनवाने, मकबरा बनवाने का श्रेय सबसे पहले इन्हीं को जाता है। तो लिखेंगे जोधपुर में इल्तुतमिश ने क्या बनवाया भाई साहब, इल्तुतमिश ने अतारकिन, ये नाम है उस दरवाजे का, इमारत का, अतारकिन का दरवाजा बनवाया था, ठीक है जी। बहुत बढ़िया बात, अंडरलाइन कर लेना। अतारकिन का दरवाजा किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। कहां पे बनवाया, जोधपुर में बनवाया। दूसरी बात यहां पे लिख लेंगे आप, अतारकिन के दरवाजे के अलावा इल्तुतमिश ने पहला शासक था जिसे मकबरा निर्माण का श्रेय जाता है। मकबरा निर्माण का श्रेय जाता है दिल्ली में। सबसे पहले मकबरा निर्माण का कार्य इसी ने शुरू कराया। किस तरीके से बनने, किस पद्धति पर बनने, तो मकबरा किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने दिल्ली में सबसे पहले। तो ये भी लाइन अंडरलाइन कर लेना भाई साहब, इंपॉर्टेंट बात है। मकबरा निर्माण का श्रेय किसे जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। अगला पॉइंट, कुछ तालाब बनवाए इसने, तो वो बदायूं में बनवाए मेरे ख्याल से, बिल्कुल। हौजे शमसी और शमसी ईदगाह और जामा मस्जिद। हौज ए शमसी और हौज ए ईदगाह नमाज पढ़ने का स्थान होता है, जगह होती है, सार्वजनिक स्थल। हौज ए शमसी, हौज ए ईदगाह और जामा मस्जिद
ये तीनों जगह जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। ठीक है जी। तो ये कहाँ पे बनवाए? बदायूं में बनवाए भाई साहब। बदायूं कहाँ? उत्तर प्रदेश में। हौज ए शमसी याद रखना, बदायूं में हौज ए ईदगाह नामक एक इमारत बनवाई और जामा मस्जिद बनवाई। निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। और कहाँ पे कराया? बदायूं में। बदायूं, और नोट करेंगे साथ साथ, मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा हो तो लिख लेंगे आप। बदायूं में निर्माण करा दिया इन जगहों का। 1223 में बनवाया था ये, है ना? कब बनवाए थे? 1223 में। हजराते दिल्ली भी कहा गया इनके समय में। दिल्ली को क्या बोला गया? हजराते दिल्ली। देखो इधर से मैं हटा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे साहित्यकार भी इनके दरबार में रहते थे। इल्तुतमिश के दरबार में कौन रहते थे? बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार रहते थे। तो हजराते दिल्ली की नाम दिया गया इसको, लिख लेना हजराते दिल्ली। हजराते दिल्ली किसके शासनकाल को कहा गया? इल्तुतमिश के शासनकाल को कहा गया। किस वजह से कहा गया? साहित्यकार बहुत सारे रहते थे, इस वजह से ये हजराते दिल्ली बोला गया। एक और पॉइंट लिख लेना, सैनिक व्यवस्था इन्होंने सुदृढ़ करी थी। कौन सी व्यवस्था? सैनिक व्यवस्था। सैनिक व्यवस्था को मजबूत किया था इन्होंने अपने शासनकाल की, है ना? न्याय व्यवस्था को भी मजबूत किया था। न्याय व्यवस्था के लिए भी फेमस रहे थे। कौन सी व्यवस्था के लिए फेमस रहे? न्याय व्यवस्था के लिए। अंडरलाइन करके लिखते जाना भाई साहब, है ना? न्याय व्यवस्था के लिए इल्तुतमिश प्रसिद्ध रहा। इल्तुतमिश लिख लेना, प्रसिद्ध रहा। ठीक है। अगले पॉइंट की यदि बात करें, सैनिक व्यवस्था को भी मजबूत किया, न्याय व्यवस्था को भी मजबूत किया। हजराते दिल्ली कहा गया इतिहास साहित्यकारों की वजह से। अब कुछ एक महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, देखो आप नाम लिख दूंगा इनको आपका। एक व्यक्ति बहुत फेमस है, मिनहाज उस सिराजुद्दीन रहते थे इनके शासनकाल में। मिनहाज उस सिराज, प्रसिद्ध साहित्यकार इल्तुतमिश के, प्रसिद्ध साहित्यकार मिनहाज उस सिराज। ये अंडरलाइन कर लेना, छाप लेना इसे, तो नोट कर लेना। मिनहाज सुराज रहते थे, साहित्यकार थे बहुत फेमस। किसके शासनकाल में रहते थे? इल्तुतमिश के शासनकाल में रहते थे। ठीक है जी, ये पॉइंट नोट आउट करना है आपको। तो ये था आपका इल्तुतमिश के बारे में पूरा का पूरा एक टॉपिक। निजामुद्दीन जुनैदी इनके प्रधानमंत्री थे, कोई दिक्कत नहीं, लिखो तो लिख लो। निजामुद्दीन जुनैदी नाम के एक व्यक्ति थे जो इल्तुतमिश के पीएम थे। इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री के पद पर काम करते थे। कौन? जुनैदी। जुनैदी से फेमस थे ये व्यक्ति। ठीक है। तो ये था इल्तुतमिश का पूरा एक टॉपिक 1211 से 1236। महत्वपूर्ण चीज, 40 सरदारों का गठन किया जिसे तुर्काने चैलगनी कहा गया। अच्छे से याद रखना, है ना? हौज ए शमसी, हौज ए ईदगाह नामक इमारतों के नाम है। जामा मस्जिद बदायूं में बनवाई, चूंकि बदायूं के ये गवर्नर रहे कई वर्षों तक ऐबक के शासनकाल में। तो बदायूं से काफी लगाव था, प्रेम था, मोहब्बत था। आज भी देख लीजिए, जैसे प्रधानमंत्री सांसद हैं बनारस के, तो बहुत सारे कार्यों को कहाँ कराते हैं? बनारस में कराते हैं। जैसे जो व्यक्ति प्राचीन समय में किसी भी शहर से, किसी भी राज्य से, किसी भी प्रांत से जुड़ा रहा है तो वो अपने राज्य में प्राथमिकता देता है। ऐसे बदायूं में किसने प्राथमिकता दी? इल्तुतमिश ने, जो कि उत्तर प्रदेश का आज के समय में क्या है? एक जनपद है और एक जिला है बदायूं। तो उस समय दिया गया था। मकबरा निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को गया सबसे पहले। अतारकिन का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया जोधपुर राजस्थान के में। ठीक है। हजराते दिल्ली इस वजह से बोला गया कि काफी साहित्यकार रहे, बहुत सारी रचनाएं उन्होंने करी। सैनिक व्यवस्था को मजबूत किया, न्याय व्यवस्था के लिए ये फेमस रहा। प्रसिद्ध एक साहित्यकार मिनहाज उस सिराज, बहुत फेमस व्यक्ति साहित्यकार थे इल्तुतमिश के। निजामुद्दीन जुनैदी इनके शासनकाल के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। जब एक अभियान के लिए चले जाते हैं, एक ग्वालियर अभियान के लिए लास्ट में 1236 में जाते हैं, तो अपने पुत्र को ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा जाते हैं, नसरुद्दीन को, है ना? नसरुद्दीन काफी ऐश मौज में रहता था, भोग विलास का पला बड़ा था, उसे कोई मतलब नहीं शासन कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो चला नहीं पाया, दिल्ली की गद्दी को संभाल नहीं पाया, अपने पिता की विरासत को संभाल नहीं पाया। कौन? नसरुद्दीन नाम का व्यक्ति।
तो उसे हटा करके फिर इसके स्थान पर उसकी पुत्री को, इल्तुतमिश की पुत्री को, रजिया बेगम को या रजिया सुल्तान को दिल्ली की अथवा उत्तर भारत की, यह दिल्ली के इतिहास में, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे पहली महिला शासिका और सबसे अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान भारत की बनती हैं, दिल्ली की बनती हैं या उत्तर भारत की बनती हैं। ना इनसे पहले कोई महिला बनी, ना इनके बाद कोई महिला बनी। अगर इंटायर ऑफ इंडियन जियोपॉलिटिक्स, एक हिस्ट्री को देखते हैं हम, जियोपॉलिटिक्स नहीं हिस्ट्री को अगर देखते हैं भारत की को, दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य को पढ़ते हैं, इस पूरे क्राइटेरिया को पढ़ते हैं, तो महिला का जो उल्लेख आता है वो रजिया सुल्तान का, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। उन्होंने भी लगभग 4 साल तक शासन किया। 36 से लेकर 40 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका भाई बैराम शाही हत्या कर देता है उनकी, अपनी बहन की और भटिंडा के सूबेदार की, उनके साथ वो शादी करती है, आगे चल के निकाह करती है ना। तो वहां उनका शासनकाल खत्म हो जाता है, फिर अस्थिरता रहती है। देखो दिल्ली सल्तनत में रजिया बेगम के बाद, इल्तुतमिश के बाद ही कहें तो कुछ सालों तक कोई योग्य आदमी नहीं आ पाया, 65 तक। उस समय जाकर के बलवन आता है, एक ताकतवर व्यक्ति। तो बलवन के विषय में आगे पढ़ेंगे हम, है ना। तो क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। पूरा टॉपिक नोट करेंगे और पूरा पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से वहाँ पूरा मध्यकालीन भारत का बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट होता है इतिहास भारत में, वहाँ से टॉपिक बाई टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार आपको, ठीक है। और आने वाले जो दिन है या 2023 है, अग्रिम वर्ष है, उसमें बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, बम्पर वैकेंसी आएंगी। इस वजह से अभी से आप खास करके जीएस ऐसा पोर्शन होता है, बहुत ब्रॉड, बहुत विस्तार रहता है, इसका नोट्स अभी से बनाते रहिए आप। और क्लास को या चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें अपने मित्रों दोस्तों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर अगली क्लास में मिलेंगे। नमस्कार।